नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी सरकार की 9वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड में आज से महाजनसंपर्क अभियान शुरू। 30 जून तक कार्यकर्ता और मीडिया प्रभारी करेंगे हर लोकसभा क्षेत्र में संवाद कार्यक्रम। पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की तैयारियां तेज। सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड को मिलेंगी कई नई सौगातें। अधिकारियों ने किया निरीक्षण। यूकेडी ने चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने किया धरना प्रदर्शन। नर्सेज भर्ती में बाहरी लोगों को शामिल करने पर जताया विरोध। स्थायी निवासियों को भर्ती में प्रकृति की मांग। चारधाम यात्रा में धोखाधड़ी का मामला। यात्रा रोक के बावजूद हो रहा था फर्जी रजिस्ट्रेशन। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। और मौसम के अलर्ट को देखते हुए केदारनाथ यात्रा पर रोक, बावजूद यात्रियों का आना जाने का सिलसिला जारी। डीजीपी ने की भीड़ नहीं करने की अपील। चारधाम यात्रा नवंबर के पहले हफ्ते तक रहेगी जारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि G20 बैठक उत्तराखंड के रामनगर और नरेंद्र नगर में सकुशल संपन्न हुई है। इन बैठकों से उत्तराखंड को खासा लाभ हुआ। देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ है। उत्तराखंड अगली G20 बैठक जो कि जून में होनी है, इसके लिए भी तैयार है और अधिकारी तेजी से बैठक को कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं। G20 की दोनों ही बैठकें, पहली बैठक रामनगर में और दूसरी बैठक रामनगर में जो हुई है, दोनों ही बैठकों पर पूरे देश दुनिया में उत्तराखंड की तरफ सबका ध्यान गया है और हमारे यहाँ की जो विशिष्टताएं हैं, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो मातृशक्ति के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो काम हुआ है, उनको सब देश दुनिया के लोगों ने आकर देखा है। सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। वहीं दूसरी ओर आज से प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की जा रही है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। आज से हर लोकसभा में कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया प्रभारी आम जनता से संवाद करने का काम करेंगे। साथ ही कहा कि 30 मई से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आने वाली 30 तारीख तक प्रदेश भर में तमाम सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। और आज 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक प्रत्येक लोकसभा में हमारा सोशल मीडिया का वॉलंटियर्स का मीट है। सुबह मीडिया के साथ प्रेस है, प्रेस वार्ता के बाद सोशल मीडिया के साथ जो भी केंद्रीय मंत्री होंगे, हमारे सांसद होंगे और स्थानीय हमारे नेतागण हैं, उनका जो है सबके साथ संवाद है। और आपने देखा प्रदेश का हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा, जो 29 तारीख को था। आप सबके कारण बहुत शानदार कार्यक्रम रहा और लोकसभा स्तर पर भी हमारा ये कार्यक्रम सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा सफल रहने वाला है। और प्रत्येक जो है 4 दिन बाद, 5 दिन बाद की एक अभियान है। अब ये सोशल मीडिया का अभियान है 1 से 5। सीएम धामी के चंपावत विधानसभा क्षेत्र के विधायक के तौर पर 3 जून को 1 साल पूरा होने पर चंपावत जिला मुख्यालय में होने वाले जन संवाद कार्यक्रम में सीएम धामी के द्वारा जिले की आशा कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। जिला अध्यक्ष सरस्वती पुनेठा ने आशाओं को जन संवाद कार्यक्रम में बुलाने के लिए जिले की सभी आशा कार्यकर्ताओं की ओर से सीएम धामी को धन्यवाद दिया गया है। सरस्वती पुनेठा ने कहा 3 जून को चंपावत में होने वाले जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम धामी के द्वारा जिले की सभी आशा कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, जो कि जिले की आशाओं के लिए काफी गर्व की बात है। सरस्वती पुनेठा ने कहा जनसंवाद कार्यक्रम में आशाएं अपनी मानदेय की मांग सीएम धामी के समक्ष रखेंगी। उन्हें आशा है सीएम धामी आशाओं की इस मांग को पूरा करेंगे। आपको बता दें 3 जून को सीएम धामी के चंपावत विधायक के तौर पर 1 साल पूरा होने पर चंपावत जिला मुख्यालय में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम धामी खुद प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं।
हम लोग मैं जो है तो आशा कार्यकर्ती जिला अध्यक्ष सरस्वती पुनेठा। मैं सभी आशाओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने हमें जो है तो जन संवाद में जो है तो 3 तारीख को हमें चंपावत में बुलाया है और हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि सर से हम सारी बातें अपनी जो भी हमारी समस्याएं हैं उनसे बात में रखेंगे और उसके बाद हर चीज़ में जहाँ पर भी है हम भी उनका सहयोग करें। चारधाम यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। इस बीच मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। जो यात्री जहां हैं उनको पुलिस द्वारा वहीं रोक दिया गया, लेकिन फिर भी यात्रियों की आना जाना जारी है, जिससे केदारनाथ में दबाव बढ़ रहा है। कैपेसिटी से ज्यादा भीड़ की वजह से पुलिस सहित श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने श्रद्धालुओं से खास अपील की। डीजीपी ने कहा, भीड़ बढ़ जाने के कारण ट्रैफिक कंट्रोल के साथ ट्रैकिंग और मंदिर दर्शन में दिक्कत हो रही है। डीजीपी ने अपील करते हुए कहा कि चारधाम यात्रा नवंबर के पहले हफ्ते तक जारी रहेगी। ऐसे में इस महीने भीड़ ना करके आराम से यात्रा करें। समझ देशवासियों के संज्ञान में एक बड़ी बात लाना चाहता हूं कि कुछ लोग सोचते हैं ये यात्रा सिर्फ मई और जून की है। ये ऐसा नहीं है। ये यात्रा जो है नवंबर के दूसरे हफ्ते तक चलेगी, दिवाली तक चलती है और अक्टूबर का महीना उत्तराखंड के मौसम के हिसाब से बहुत ही अच्छा होता है 15 सितंबर के बाद। तो ऐसा नहीं है कि जून में ही यात्रा हो रही हो। तो मैं सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि अपनी यात्रा को आप स्टैगर कर सकते हैं। हर आदमी इसी जून के महीने में यात्रा प्लान न करके आप लोग सितंबर के दूसरे हफ्ते और अक्टूबर और में भी यात्रा को प्लान कर सकते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस समय जोरों पर चल रही है। यात्रा को शुरू हुए अभी 1 महीना हुआ, लेकिन अभी से ही पिछले रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ की रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी। वहीं परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा का कहना है कि चारधाम यात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, यात्रियों की संख्या भी बढ़ी है। उनका कहना है, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पिछले साल पूरे चारधाम यात्रा में सिर्फ 20,207 ग्रीन कार्ड बने थे और इस बार 2 महीने में लगभग 21,000 ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। इस दौरान अगर गाड़ियों की ट्रिप की बात करें तो पिछले साल चारधाम सीजन में लगभग 49,393 ट्रिप लगी, लेकिन इस बार सिर्फ 2 महीने में 36,000 से ज्यादा ट्रिप लगा चुके हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 65 से 70% होता है। उम्मीद है अगले महीने में पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। इस बार यात्रियों की सुविधाओं के लिए हाईटेक चेक पोस्ट बनाई गई है, जिससे यात्रियों का तुरंत ट्रिप कार्ड बने और उनकी यात्रा में कोई व्यवधान न हो। साथ ही चेक पोस्ट पर और प्रवर्तन दलों को भी आदेश दिया गया कि यात्रियों की गाड़ियां चेक करने के साथ ही उनकी समस्याएं भी सुने। चारधाम यात्रा 2023 में आपको बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और जिसमें बहुत ज़्यादा यात्री भी आ रहे हैं इस बार। इसका एक आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछली बार पूरे चारधाम यात्रा के सीज़न में मात्र 20,207 ग्रीन कार्ड बने थे। इस वक्त हमारे पास 2 महीने में ही लगभग हमारे पास 21,000 के लगभग ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। इसी दौरान इसको ये भी बताना चाहूँगा, जहाँ तक गाड़ियों के ट्रिप के सवाल हैं, तो पूरे चारधाम सीजन में पिछले साल जो ट्रिप लगी थी वो लगभग 49,393 ट्रिप लगी। चारधाम यात्रा में धोखाधड़ी मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। कई तरीकों से यात्रियों से धोखाधड़ी की जा रही है। जहां हाल ही में एसटीएफ ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था जो हेली सेवाओं को लेकर धोखाधड़ी कर रहे थे, वहीं अब एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया कि सरकार ने अभी केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है, लेकिन कुछ लोग रोक होने के बावजूद भी फर्जी तरीके से केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। इस तरह का मामला पुलिस के संज्ञान में आया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। कल ही हमारे ऋषिकेश कोतवाली में ये सूचना आई थी कि एक व्यक्ति, जबकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम जी के बंद चल रहे हैं, तो एक व्यक्ति पैसे लेकर और उनका फर्जी रजिस्ट्रेशन करा रहा है, उनको मतलब लोगों को इस तरह से धोखाधड़ी कर रहा है। तो इस सूचना पे फिर मुकदमा दर्ज किया गया। हमने 420 IPC में मुकदमा दर्ज किया है इस व्यक्ति के विरुद्ध। ये व्यक्ति जो है बेसिकली ऋषिकेश का ही रहने वाला है, उसका नाम कुशाल जाटव है और अब अग्रिम विवेचना की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट्स आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाए।
केंद्र और राज्य सरकार की तमाम विफलताओं को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस अब जनता के बीच पहुंचकर जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने कई कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि पार्टी की ओर से 1 जून से ये अभियान चलाया जाएगा और ये अभियान 2024 तक चलेगा। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही बताया भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही तमाम विषयों को जनता के सामने रखा जाएगा। से और 1 जून से लेकर के 2024 जब तक पार्लियामेंट का चुनाव नहीं हो जाएगा, हम इन सारे विषयों पर जनता को जागृत करेंगे और इनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे। बागेश्वर में खनन को लेकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसकी वजह से सरकार को लाखों का नुकसान हो रहा है। सरयू गोमती नदी में इन दिनों प्रशासन ने चुगान की परमिशन दी है, जिसके चुगान में नाम पर हाईकोर्ट के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने नदियों में जेसीबी से खनन पर रोक लगाई है, लेकिन बागेश्वर की नदियों में लगातार जेसीबी से दिन रात खनन हो रहा है और सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। में 1 किलोमीटर तक जो बीच में है तो हमारे गरुड़ की साइड का, इसमें जो है मामला कमर्शियल कोर्ट में विचाराधीन है। पहले उसमें कुछ अगेंस्ट में फैसला आ गया था पीडब्ल्यूडी के, तो फिर वो सरकार की अनुमति लेके कमर्शियल कोर्ट में गए हैं और इस महीने ही उसका तारीख लगी है, तो उसमें कुछ फैसला आ सकता है, तो जिससे इसका निस्तारण हो जाएगा। बाकी जो आगे का पोर्शन है चौखटिया साइड में जो फॉरेस्ट का लैंड आ रहा है, उसका ज्वाइंट सर्वे पीडब्ल्यूडी का वन विभाग का हो चुका है और शीघ्र ही उसमें कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और फिलहाल खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि देहरादून से है, जहां यूकेडी ने नर्सेज भर्ती में बाहरी लोगों को शामिल करने के विरोध में चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को ही नियुक्ति में प्राथमिकता देने की मांग उठाई। यूकेडी ने चिकित्सा परिषद अध्यक्ष के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। दरअसल नर्सेज भर्ती के 1564 पदों पर अभिलेख सत्यापन से पहले ही सोशल मीडिया पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि समूह ग भर्ती में स्थायी निवासी होना जरूरी है। उन्होंने मांग उठाई कि अभिलेख सत्यापन में सबसे पहले बाहरी मूल के सभी आवेदकों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जांच शासन स्तर से कराई जाए। हम लोग आज यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और हमारी मांग ये है कि नर्सिंग की भर्तियों में सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के ही अस्थायी निवासियों को मौका दिया जाना चाहिए। यहाँ पर राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी ये मांग है कि एक्ट में भी यही व्यवस्था है कि सिर्फ उत्तराखंड के ही अस्थायी निवासियों को यहाँ पर मौका दिया जाना चाहिए। और हमारी एक मांग और है कि डॉक्यूमेंट जो भी हैं जिन्होंने भी फर्जी बनाए हैं, इनके डॉक्यूमेंट का प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, उसके बाद ही ये फाइनल किया जाए। हाई कोर्ट ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा था, इसको तत्काल दिया जाए। आज 18 हफ्ते हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल का ये अल्टीमेटम है कि अगर उत्तराखंड के अस्थायी निवासियों से इतर कोई और नर्सिंग में भर्ती होता है तो हम लोग इसके लिए व्यापक जन आंदोलन छेड़ेंगे। ये भर्तियां फिर हम किसी भी कीमत पर। दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड के आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कई सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया, जिसके बाद एसडीएम कोर्ट तक जुलूस निकालकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए आरोपी साहिल को फांसी की सजा देने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दिल्ली में सरेआम चाकू से गोद कर बेहद निर्ममता के साथ हुए साक्षी हत्याकांड पर विरोध जताते हुए आरोपी को सीधे फांसी पर चढ़ाए जाने की मांग की है। साथ ही कहा कि देश में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही है, जिस पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, ये अगर ये हत्याएं नहीं रुकी तो ये बहुत बड़ा रूप ले लेंगी। इसलिए हमें चाहिए कि इस समय सरकार को उस साहिल को बहुत जल्दी से जल्दी
फांसी की सजा हो या फिर इस तरह से मारा जाए जैसे उसने उस लड़की को मारा है। बस हमारी ये मांग है कि सारी जनता के सामने ये मैसेज जाना चाहिए कि ये जो लव जिहादी है ये बंद हो, ये आतंकवाद बंद हो, और लड़कियों को, छोटी छोटी नाबालिग लड़कियों को जो इस तरह मारा जा रहा है, बेरहमी से मारा जा रहा है, उसको जड़ से खत्म किया जाए। उत्तराखंड के डोईवाला क्षेत्र में बाहरी प्रदेश के संदिग्ध लोगों के द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के साथ ही क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे लव जिहाद और लैंड जिहाद के साथ धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने तमाम हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर डोईवाला तहसील और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देकर इन मामलों पर ठोस कानूनी कार्रवाई की मांग की। तहसील और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देते हुए हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने कहा कि आजकल जिस तरह से समुदाय विशेष के द्वारा संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, उससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। प्रशासन से इन मामलों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए हिंदूवादी नेताओं ने कहा कि दिल्ली उत्तरकाशी के बाद डोईवाला में जिस तरह से लव जिहाद के मामले सामने आए, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय एसडीएम साहब को दिया कि क्षेत्र में लगातार हो रही आपराधिक गतिविधियों के बारे में, दूसरा यहाँ पे लैंड जिहाद, लव जिहाद और सरकारी भूमि में कब्जा चल रहे हैं। इसके लिए हमने माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि शीघ्र इस पर कार्रवाई की जाएगी। यही काम हमने डोईवाला कोतवाल साहब को कहा है कि क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए एवं इनका सत्यापन किया जाए, और क्षेत्र में लगातार ठेली वाले जो हैं इनका सत्यापन जो है तरीके से नहीं हो रहा है, इसके लिए कहा है। देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने प्रेस कर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, जो 5 दिनों का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है, अगर उसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो महिला कांग्रेस सीएम और दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा, महिला पहलवानों की बात सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अगर अब बड़ी कार्रवाई बृजभूषण पर नहीं हुई तो महिला पहलवानों पर लगी धाराएं नहीं हटाई गई तो महिला कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेंगी। तरीके से जो महिला पहलवान है उनके साथ हैं, और अगर सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती, अभी इनको जो इन लोगों ने नरेश सकेत जी ने जो टाइम दे रखा, अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी तो महिला कांग्रेस पूरे प्रदेशों में मुख्यमंत्री आवास का घेराव और जो दिल्ली में है प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उनसे सवाल करेंगे कि ऐसा क्या है कि जब जो लड़कियां देश के लिए मेडल जीत के ला रही है तब प्रधानमंत्री उसको अपने यहाँ डिनर पे बुला रहे हैं, लेकिन जब वो अपने ऊपर एक शोषण का आरोप लगाती है तब आप उस पर कोई केस नहीं करते। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और उत्तराखंड की सह प्रभारी अभव्या चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पहलवानों का अपमान कर रही है। मेडल लाने पर प्रधानमंत्री इन खिलाड़ियों के साथ अपनी फोटो खिंचवाते हैं, जबकि आज उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। महिला पहलवानों के साथ पुरुष पुलिसकर्मी किस तरह से अभद्रता कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लिहाजा यूथ कांग्रेस द्वारा पूरे देश में आज पहलवानों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। यूथ कांग्रेस इनकी आज हर जगह पूरे देश में कहा गया है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी की तरफ से निर्देश हुआ है कि प्रत्येक मुख्यालय पे या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो प्रदर्शन करके हमें इसका विरोध व्यक्त करना है, क्योंकि कल तक जो हमारा देश का गौरव थे उनके संग प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचा रहे थे। आज प्रधानमंत्री जी अपने सांसद को बचाने के लिए उन पहलवानों को लाठी चार्ज करवा रहे हैं, और कहाँ कहाँ से मतलब पुरुष पुलिस द्वारा भी उनको कितनी गलत तरीके से छुआ जा रहा है, उसका प्रधानमंत्री जी बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रहे। इसलिए भारतीय कांग्रेस पहलवानों के समर्थन में हर जगह प्रदर्शन कर रही है। पूर्व पीएम की पोती अद्रिजा पर कोर्ट के आदेश के बाद राजपुर थाने में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। वहीं अद्रिजा के पति अर्केश भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी पत्नी के आरोपों को झूठा बताया। अर्केश ने कहा उसने उत्तराखंड से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर ओडिशा तक बवाल कर रखा है, लेकिन उनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। वहीं इस मामले में ADG V मुरुगेशन का भी बयान सामने आया। बता दें, उन्होंने कहा SSP दलीप सिंह कुंवर को इस केस की निष्पक्षता से जांच करने के आदेश दिए गए हैं। मालूम ही नहीं है एक्चुअली क्या है। या तो मेरी वाइफ की फ्रेंड है कि उनकी बहन की फ्रेंड है, दोनों की दोस्त है। अच्छा, एक चीज रहता है, वो पुलिस हमारे प्रभाव में होती तो मेरे कंप्लेंट्स क्यों नहीं रजिस्टर होते इनके अगेंस्ट में, मेरे FIRs क्यों नहीं बने किसी चीज में, मैं क्यों चक्कर काट रहा हूँ पुलिस स्टेशन की, तो आराम से घर में बैठे हुए हैं।
आज जब कोई पेड़ की डाल काटने जाएगा ये 112 को बुला देंगे, क्या करेगा पुलिस वाला? इसको हमारे डिस्ट्रिक्ट डीआईजी जो कम एसएसपी हैं उनको निर्देश दी गई है, इस पे जो भी सही कार्रवाई होना है वो पूरा करें, निष्पक्षता से जांच करें, जो इन्वेस्टिगेशन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में कांग्रेस के शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर जिले के 5 सूत्रीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल के नेतृत्व में मिले शिष्टमंडल ने शहर में आवारा पशुओं की समस्याओं से निजात दिलाने और हल्द्वानी में फ्लाईओवर निर्माण में व्यापारियों की सहमति के साथ ही अतिक्रमण और जाम की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल ने बताया कि नवनियुक्त जिलाधिकारी को कांग्रेस के शिष्टमंडल ने विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया है और जिलाधिकारी ने जल्द ही समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया है। देखिए, आज हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से ये बात करी कि जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने आज मुलाकात करी और सबसे पहले उनको हमने बधाई दी और निश्चित रूप से हम लोगों ने उनको 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों ने पूरे ज़िले की कुछ समस्याओं को लेकर के उनसे बात करी है, जिनमें उन्होंने हमें एक अच्छा, जिसे कहते हैं कि रिस्पांस दिया कि उन्होंने ये समस्याओं के समाधान की बात हमसे कही। उसमें हम लोगों ने कहा है कि जैसे कि आपके हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें आजकल जो हमारा आवारा पशु हैं उनका बहुत ज़्यादा वो हमें नुकसान दे रहे हैं आम जनमानस को, और जिस तरीके से वो आए दिन जिससे घटनाएं होती जा रही है, तो हमने उनसे कहा कि ये आवारा पशुओं के लिए कोई योजना बनाई जानी चाहिए। पिथौरागढ़ में लंपी बीमारी से अभी तक 15 पशुओं की मौत हो चुकी है। वहीं वर्तमान में 400 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। पिथौरागढ़ में पशुधन अधिकारियों और चिकित्सकों की कमी की वजह से 30 पशुधन अधिकारी रुद्रपुर और नैनीताल से यहां रोग की रोकथाम और टीकाकरण के लिए भेजे गए। हमने 1 लाख पशुओं का लक्ष्य रखा है, तो लगभग अभी 35,000 पशुओं का टीकाकरण हम और करने जा रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अभी तक टोटल करीब 2200 से अधिक पशु इस बीमारी से ग्रसित पाए गए, जिसमें से हमने लगभग 1800 पशु उपचार के उपरांत ठीक हो गए हैं और आज की तारीख पे 400 के लगभग पशु जो हैं वो अभी भी एक्टिव केस की श्रेणी में हैं। और विभिन्न क्षेत्रों से जो LSD से मृत्यु के हमारे पास केसेज हैं, लगभग 15 गोवंशीय पशुओं की जो डेथ है वो लंपी से पाई गई है। हालांकि लंपी से अकेले डेथ नहीं होती है, लंपी के साथ अगर उसको सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस हैं या कोमॉर्बिड हम उसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से इसमें मोर्टेलिटी होती है। अन्यथा केवल 1 से 2% केस में ही लंपी में मौत होती है। तो वर्तमान में पर्याप्त दवा, वैक्सीन है, तो हम जहाँ से भी हमारे पास एक्स्ट्रा सूचनाएं आती हैं तो वहाँ भी हम अतिरिक्त टीमों को भेजकर इसका रोकथाम कर रहे हैं और जल्दी ही ये पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।